वो भारी और आधा इंसान जितना लंबा महंगा फूलदान उठाया और उसे पूरे गुस्से में जोर से जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। एक भयंकर आवाज के साथ उसके टुकड़े हर जगह उड़ गए। लिन वान डरकर बुरी तरह चीख पड़ी और पीछे हट गई। तू खुद को समझती क्या है, घर तोड़ने वाली एक दो कौड़ी की औरत मुझे ज्ञान दे रही है। कान खोलकर मेरी ये बात सुन। जब तक मैं फांग शियो इस घर में जिंदा खड़ा हूँ तब तक तू कभी भी किसी के सामने अपना सिर ऊंचा करके खड़ी नहीं हो पाएगी, समझी? मेरी जुबान बहुत कड़वी थी जिसने लिन का चेहरा गुस्से से एकदम पीला कर दिया था। वो डर से पूरी तरह कांप रही थी। फांग शियो, तू ये किस तरह का फालतू तमाशा कर रहा है? अभी बाहर का ये भयंकर शोर सुनकर मेरे पिता फांग फू अपने स्टडी रूम से तुरंत बाहर भागे। उन्होंने जल्दी से उस कांपती हुई चुड़ैल को संभाला और मुझे अपनी एकदम खूंखार नजरों से घूरा था। तू वापस आते ही घर में रायता फैलाना शुरू कर देता है। क्या तू थोड़ा समझदार नहीं बन सकता? मैंने अपने बाप को उस घटिया औरत का बचाव करते हुए देखा और बस मजाक उड़ाते हुए हंसा। क्या मैं रायता फैला रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी हिस्सेदारी का सारा पैसा जल्दी दे दो तो मैं विदेश चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में दिमाग का दही करने वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर फू एकदम शॉक में आ गया। फिर उसके चेहरे पर फिक्र का एक झूठा नाटक आ गया। क्या बकवास है? विदेश जाएगा? तू वहाँ इतनी दूर बाहर आखिर भला क्या उखाड़ने के लिए जाएगा? चुपचाप यही रुक। ये हमेशा से तेरा घर है और हम सब एक परिवार हैं। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा और घटिया मजाक सुन लिया हो। ए सौतेली माँ, अपना ये फालतू का नाटक बंद कर फांग फू। तू ये चुड़ैल और वो तेरा लाडला फांग शियो, बस तुम तीनों ही एक खुशहाल परिवार हो। मेरा इस घटिया तमाशे से कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरी असली माँ अब मर चुकी है, इसलिए अब मेरा कोई घर नहीं बचा है। फालतू की बातें छोड़कर सीधा सीधा मुझे मेरी हिस्सेदारी की वो कीमत बता जो तू मुझे दे सकता है। मुझे बस मेरा वो हक चाहिए जो मेरा है। मेरी ये बात सुनते ही फांग मिंगहोंग का चेहरा एकदम से सूज गया और बहुत ही ज्यादा खूंखार लगने लगा। एक बहुत लंबे और भारी सन्नाटे के बाद उसने आखिर में एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बेटा मुझे पता है कि तेरे दिल में इस परिवार के लिए गहरी नफरत है। ये ले, मैं तुझे अभी पहली किस्त में 50 लाख रुपए देता हूँ। बाहर जा और अपना दिमाग शांत कर। 50 लाख सुनकर मेरी सटक गई। फांग मिंगहोंग, तू आज जिस भी मुकाम पर मजे से बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना जी के उस बेशुमार पैसे की वजह से है जिसे तूने हड़प लिया। तू मेरी माँ के लाए हुए दहेज पर पलता रहा और यहाँ तक कि तेरी खुद की घटिया जान भी मेरी माँ ने अपनी जान कुर्बान करके बचाई थी। और अब तू मेरी माँ के पैसों से इस 2 कौड़ी की औरत और इसके नाजायज बच्चे को पाल रहा है। तू मेरी माँ के खरीदे हुए घर में मजे से रहता है और उनके सगे बेटे को सिर्फ 50 लाख देकर भगाना चाहता है। तेरी शर्म कहाँ मर गई? ये कड़वा सच सुनकर मिंगहोंग की बुरी तरह जल गई और उसका चेहरा बेइज्जती और गुस्से से एकदम पूरा लाल हो गया था। आखिर तुझे असल में कितना पैसा चाहिए? मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं पूरी तैयारी से आया था। मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और एकदम शांत होकर बोला। मैंने बिना किसी डर के शेयरों के नाम और एक लंबी रकम की लिस्ट पढ़कर सुना दी। तू एकदम पागल हो गया है। ये नामुमकिन है। तू फांग कॉर्पोरेशन का आधा हिस्सा चूसना चाहता है, नीच इंसान। ठीक है, तुझे मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हवेली के बाहर बम गाड़ दिए हैं, या तो तू मुझे मेरा सारा पैसा देने के लिए राजी हो। जा और चुपचाप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दे, वरना आज हम सब यहीं एक साथ मरेंगे। अपना फैसला चुन ले। फांग, तू एक नंबर का पागल और खूंखार इंसान है और कुछ नहीं समझे। हाँ, मैं एक खूंखार पागल ही हूँ। मिंगहोंग का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। वो मुझे लगातार खौफ से घूर रहा था, जैसे ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। आखिर में उसकी मौत का डर बाकी हर चीज पर भारी पड़ा। क्या अब सब फाइनल हो गया है? जल्दी जा और उन बमों को हटा दे। चिल मार, बाहर कोई बम नहीं है। मैं तो बस तुझे चूना लगा रहा था। आखिर इसी घटिया तरीके से तूने मेरी बेचारी माँ को फंसाकर उनसे शादी की थी, है ना? तभी उस मिंगहोंग को यह बात समझ आई कि उसका बहुत ही गंदा पोपट हो चुका है। सच में वो गुस्से से इतना भड़क गया कि बेहोश होने ही वाला था। उसने काफी देर तक मेरी तरफ उंगली उठाई, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी वो पहले से ही मेरे हाथ में आ चुकी थी। मुझे दोबारा उसे देखने में बहुत आलस आ रहा था। जैसे ही वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। आज तेरा भाई अपनी नई गर्लफ्रेंड को रात के खाने पर घर ला रहा है। तूने पहले चाहे जो भी रायता फैलाया हो, मुझे उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार मेरी खातिर तुझे ये खाना तमीज से पूरा करना ही होगा। उसकी गर्लफ्रेंड शिनब्यू है। क्या तू जानता है कि जिन खानदान के सामने बाई परिवार की असल में क्या औकात है? बता। तुझे भी पता है कि हम उनसे पंगा लेने की हालत में नहीं हैं। अपना ये फालतू बगावती एटीट्यूड अपनी जेब में रख और मेरे लिए कोई नया स्यापा मत खड़ा करना। ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे कदम अचानक से वहीं रुक गए। मेरी कमर पल भर में एकदम अकड़ गई। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आज फांग की बंदी बनकर यहाँ पर आने वाली है। यार, इससे पहले कि मैं ज्यादा दिमाग लगाता, अगले ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। फांग अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए शेन बयू का हाथ पकड़े हुए मजे से अंदर आ गया था। डैड मॉम, मैं वापस आ गया हूँ। फांग के पिता और उसकी वो चुड़ैल सौतेली माँ जो अभी कुछ देर पहले सदमे से बाहर आए थे, उन्होंने तुरंत अपने चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी और एक्साइटेड स्माइल चिपका ली। वो खुशी से उनका स्वागत करने आगे गए और पूरी फिक्र दिखाते हुए फांग से उसका हाल चाल पूछा। और शिन ब्यू के सामने तो वो दोनों एकदम बिछी गए थे। भाई, उनका रवैया एकदम चापलूसों वाला लग रहा था। सिर्फ ब्यू ही थी जिसकी नजर जब मेरे ऊपर पड़ी तो उसने मुझे देखते ही बहुत साफ तरीके से अपनी भौहें सिकोड़ ली थी, जैसे उसे उसी वक्त इस बात का एहसास हुआ हो कि मैं असल में फांग का छोटा भाई हूँ। फिर रात के खाने के समय भी फांग और ब्यू दोनों बहुत ही मजे से एक साथ एक ही तरफ बैठ गए और मैं उनके ठीका सामने वाली जगह पर एकदम अकेला बैठा हुआ था। उस पूरे खाने के दौरान यार, मैंने लाचारी से देखा कि कैसे ब्यू प्यार से उसके लिए खाना परोस रही थी और फांग भी उसके लिए राय बना रहा था। लिन वान इस पूरे रोमांटिक तमाशे को बहुत मजे से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी मुस्कान आ गई। फांग, ये सब तुमने कैसे किया? शिनबुयू मॉम को बता रही थी कि एक चैरिटी इवेंट में उसने एक बिल्ली को पेड़ पर बुरी तरह फंसे देखा जो बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रही थी। वो बोली, मैं उस बेचारी की मदद करना चाहती थी पर मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। तब फोंगजो ने मेरी मदद की और बाद में बड़ी चालाकी से मेरा नंबर भी मांग लिया। बात करते टाइम वो एकदम शरीफ बन रहा था उस घटिया इंसान की। ये पूरी नौटंकी देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और मेरे मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल गई। फोंगजो को बचपन से जानवरों से नफरत थी। उसने बचपन में एक बिल्ली को तड़पाकर मार डाला था, तो वो किसी को कैसे बचाएगा? वो खुद से किसी जानवर को बचाने का सोचे, ये तो एकदम नामुमकिन था। वो 4 लोगों का परिवार बड़े मजे से एक साथ बैठकर शांति से अपना खाना खा रहा था। वो सब खा रहे थे और बहुत मजे से बातें कर रहे थे। मुझे उनके इस नकली हैप्पी फैमिली वाले ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उठकर सीधा गार्डन में चला गया।
पर थोड़ी ही देर बाद वो नल्ला फोंगजुन भी मेरे पीछे आ गया और बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बोला, क्या भाई अकेले हवा खा रहे हो? मुझे पता है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। फोंगजुन बोला, ग्रुप में सबने मुझे तुम्हारे और बुयू के उन 3 सालों के बारे में बता दिया है। मैं उसकी तरफ अपनी पीठ किए बहुत शांति से खड़ा रहा। मेरा शरीर हल्का सा अकड़ गया पर मैं पलटा नहीं। फोंगजुन आगे और मजे लेते हुए बोला, सच कहूं तो जब मुझे पहली बार ये सब पता चला तो मेरी थोड़ी हवा टाइट हो गई थी। फोंगजुन बोला, आखिर मेरे छोटे भाई का चार्म ही कुछ ऐसा है कि लड़के लड़कियां सब एकदम लट्टू हो जाए। कौन नहीं पिघलेगा, पर अफसोस इतने बढ़िया चेहरे का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा पूरा पोपट हो गया मेरे भाई। फोंगजुन बोला, तुम्हारी माँ मेरी माँ से नहीं जीत पाई और तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। वो 3 साल तो बस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भीख ही थी। फोंगजुन बोला, अब जब असली खिलाड़ी वापस आ गया है तो तुम जैसे नकली का पूरा गेम खत्म। मैं धीरे से उसकी तरफ पलटा और उसे सीधा घूर कर देखा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा या दुख नहीं था जैसा उस फट्टू ने सोचा था। मेरी आंखों में सिर्फ उसका मजाक था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, भीख। मैंने कहा, फोंगजुन, क्या तुम इतने दिन बाहर रहकर अपनी असली औकात भूल गए हो? तुम तो 1 नंबर के हरामी हो जो सिर्फ अपनी माँ के चक्कर में इस परिवार में घुसा है। मैंने कहा, तेरी माँ मालकिन बनकर आई और तू 1-2 कौड़ी का इंसान है जो सिर्फ घटिया चालाकी करके एक औरत को रोक सकता है। मैंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने भीख की बात करने की? तेरी माँ ने वो कचरा उठाया जो मेरी माँ को बिल्कुल नहीं चाहिए था, एकदम घटिया। मैंने कहा, और तूने उस औरत को खुशी से उठाया जिसे मैंने खुद लात मार दी। तुम माँ बेटे का खून ही एकदम ऐसा है जो हमेशा दूसरों का फेंका हुआ झूठा उठाते हो नीच। ये सुनते ही उस जोकर के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई। उसका चेहरा पहले सफेद और फिर गुस्से से पूरा हरा हो गया। फोंगजुन चिल्लाया, फैंगशियू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये गेम जीत गए? मैंने फोंगजुन से कहा, बात बस इतनी सी है कि मैंने एक औरत के साथ मस्त टाइम पास किया और जब बोर हो गया तो छोड़ दिया और तूने उसे खजाने की तरह अपने पास रख लिया। मैंने कहा, तू उसे हर जगह लोगों को ऐसे दिखाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी हो। ये बोलकर मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा पर तभी मेरे पीछे से फोंगजुन की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपना माथा गार्डन में रखे एक पत्थर के बेंच के किनारे पर बहुत जोर से दे मारा था और वहां से लाल खून बहने लगा और उसी टाइम घर के अंदर से भी एक बड़ा बवाल हो गया। शिन बुयू पिता फैंग मिंगहोंग और मेरी सौतेली माँ लिन वान भागते हुए लिविंग रूम से बाहर आ गए। फोंगजुन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसने अपने खून से सने माथे को हाथों से कसकर पकड़ रखा था। फोंगजुन नौटंकी करते हुए बोला, मॉम डैड नहीं, प्लीज फैंगशियू को मत डांटना। लिन वान तुरंत भागकर वहां गई और अपने उस लाडले बेटे फोंगजुन को अपनी बाहों में पकड़कर जोर से रोने लगी। लिन वान बोली, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम अभी भी उसी फट्टू का बचाव कर रहे हो। ये सुनकर मिंगहोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिंगहोंग ने गुस्से में आग बबूला होकर मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, फैंगशियू, तूने फिर से अपने भाई के साथ क्या कांड कर दिया? मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा। मैं बहुत शांति से इस पूरे रचे हुए ड्रामे और फंसाने की चाल को देख रहा था। मेरी नजर पहले मेरे गुस्से में पागल पिता पर गई और फिर मेरी उस एकदम दोगली सौतेली माँ के चेहरे पर पड़ी और आखिर में मेरी नजर शिन बुयू पर गई। मैंने देखा कि वो फोंगजुन के बगल में बैठी थी और बहुत प्यार से उसका घाव चेक कर रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और मुझे गुस्से से घूरा। उसकी आंखों में नफरत थी। मैंने मन में कहा, कतई जहर, ये औरत भी एकदम पनौती है। और मैं सही था, इसके दिल में सिर्फ फोंगजुन बसा है तो वो कभी मेरी बात पर भरोसा क्यों ही करेगी? एकदम डम है। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ चला। सब मुझे हैरानी से देख रहे थे। तभी मैंने पास ही रखा एक बहुत भारी चीनी मिट्टी का गमला अपने हाथ में उठा लिया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा फोंगजुन के उसी माथे पर जहां पहले से घाव था उस भारी गमले को पूरी ताकत से दे मारा। एक बहुत ही जोरदार आवाज आई और उसका सिस्टम हैंग हो गया। फोंगजुन पहले से भी ज्यादा दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। मैंने अपनी पकड़ ढीली की और टूटे हुए गमले के टुकड़ों को फेंक दिया और कड़क आवाज में बोला, सब कान खोल कर सुन लो। मैंने कहा, पहले मैंने इसे नहीं मारा था पर अब मैंने ही इसका माथा फोड़ा है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान और शिन बुयू भी सन रह गए। मैंने अपने हाथ में बचे हुए गमले के टुकड़ों को वहीं जमीन पर फेंक दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। मैं बस वहां से कट लेने ही वाला था पर तभी किसी ने मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ लिया। बुयू ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। गुस्से के मारे उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया था और वो मुझे भयानक तरीके से घूर रही थी। बुयू भड़ककर बोली, चेयरमैन फैंग, आपके बेटे ने जो कांड किया है अगर उसे इसके लिए सही से सजा नहीं मिली तो मैं भी इस बात को ऐसे आसानी से नहीं जाने दूंगी। मेरे डैड मिंगहोंग को एक तरफ फोंगजुन के लिए बुरा लग रहा था और दूसरी तरफ बुयू की पावर का खौफ भी था, इसलिए वो तुरंत उसके सामने झुकते हुए डर कर बोले। डैड बोले, प्रेसिडेंट शिन, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस नालायक और बदतमीज बेटे को आज बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर उन्होंने तुरंत अपने सारे बॉडीगार्ड्स को अंदर बुला लिया और एक नया तमाशा शुरू कर दिया। डैड चिल्लाए, इस नालायक को तुरंत पकड़ लो और इसे घसीटते हुए पुश्तैनी कमरे में ले जाकर घुटनों के बल बैठा दो। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और डैड को एकदम खूंखार आंखों से घूरा पर मिंगहोंग ने सिर्फ बुयू की तरफ देखा और एकदम चमचों की तरह उससे चापलूसी करते हुए धीरे से पूछा। डैड ने पूछा, आपको क्या लगता है, क्या इसे पुश्तैनी कमरे में घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मानने की सजा सही रहेगी? बुयू ने फोंगजुन को संभलकर वहां से उठने में मदद की। फोंगजुन के माथे से अभी भी बहुत तेजी से खून बह रहा था। उसने मुझे अपनी ठंडी और एकदम जालिम नजरों से देखा और मुंह से जहर उगलते हुए बोला, ये सजा तो बहुत ही छोटी है। वो नल्ला बोला, मैंने अभी स्टडी रूम में एक घोड़े का चाबुक टंगा हुआ देखा था। वो वहां सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं है ना? ये बोलकर वो बुयू के साथ बिना पीछे मुड़े वहां से एकदम चुपचाप चला गया। मैं तो एकदम सन्न रह गया। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं उसे जाते हुए घूरता रहा। उसने सच में मिंगहोंग को मुझे उस चाबुक से पीटने का सीधा सीधा हिंट दे दिया था। मिंगहोंग तुरंत उसका वो इशारा समझ गया और अपने बॉडीगार्ड्स पर बहुत जोर से चिल्लाया, क्या तुम अंधे लोगों ने सुना नहीं? पहले इस नालायक लड़के को उस भारी चाबुक से पूरे 30 कोड़े मारो। डैड चिल्लाए और फिर इसे घसीटते हुए पुश्तैनी कमरे में ले जाकर घुटनों के बल बैठा दो और मेरी परमिशन के बिना ये वहां से उठना नहीं चाहिए। मैंने बचने के लिए पूरी जी जान लगा दी पर उन बॉडीगार्ड्स ने मुझे मजबूती से दबोच रखा था। मेरे खिलाफ इतने सारे लोग थे और मेरा दिमाग एकदम दही हो चुका था। हालांकि मैंने उनके सामने कहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असलियत में मेरी वाट लगी हुई थी और मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था, वरना मैं फोंगजुन की 2 कौड़ी की बातों में आकर इतना बड़ा बवाल बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे जबरदस्ती घसीटकर साइड हॉल में ले जाया गया और मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को अपने ही कमरे के बिस्तर पर बहुत लाचार पड़ा हुआ पाया। मेरा पूरा शरीर दर्द से ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह कुचल दिया हो। हमारी नौकरानी झांग मत छुकर मेरे घावों पर दवाई लगा रही थी और उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए मुझे समझा रही थी, छोटे मालिक, आपको बड़े मालिक के सामने झुक जाना चाहिए।
आप बिना मतलब अपनी जिंदगी झंड कर रहे हैं और इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हैं? मैंने बहुत कमजोरी से अपना सिर नामे हिलाया और कहा, झुकना? इस घटिया परिवार के सामने झुकने का मतलब है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर मैंने रोने से भी ज्यादा बदसूरत सी एक स्माइल दी और झांगमा से बोला, बस थोड़ी सी मारी तो पड़ी है मैंने भी, तो उस फंगजुन का सिस्टम फाड़ दिया है, पूरा बदला ले लिया। मैं ये दर्द सह सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने हंसते हुए कहा। मैंने दर्द सहते हुए तकिए के नीचे से बैंक कार्ड निकाला और आंटी झांग के हाथ में थमाते हुए बोला, इसे रख लो। ये देखकर आंटी झांग एकदम से बुरी तरह चौंक गई। उन्होंने फौरन कार्ड वापस धकेला और बोली, छोटे मालिक, मैं आपका पैसा कैसे ले सकती हूँ? मैंने समझाया कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए बहुत पहले से ही एकदम तैयार करके रखा था। मैं विदेश जा रहा हूँ और शायद अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। तुम मेरी माँ के मायके से लाई गई एक बहुत ही पुरानी और एकदम वफादार नौकरानी हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। अगर तुम अब यहाँ रुकोगी तो वो लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। ये पैसा तुम्हारे लिए काफी है ताकि तुम अपना बुढ़ापा बिना किसी फिक्र के आराम से एकदम मौज में काट सको। मेरी बात मानो, काम छोड़ो और यहाँ से कल्टी मार लो। ये सुनकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को गहराई से देखा और फिर सीधा मेरी तरफ एक नजर डाली। मैं बिस्तर पर बुरी तरह घायल पड़ा था, फिर भी उनका सोच रहा था। ये सब देखकर वो आंसू नहीं रोक पाई और धड़ाम से मेरे सामने अपने घुटनों के बल नीचे गिरने ही वाली थी। मैंने फौरन उन्हें रोक लिया और बोला, आंटी, मुझे अचानक आपके हाथ का बना कमल ककड़ी और पसने वाला वो कड़क सूप पीने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। उन्होंने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर आपके लिए वो बनाकर लाती हूँ। एकदम अभी इसके बाद उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वहां से खड़ी होकर सीधा जाने लगी। वो रसोई की तरफ भाग गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं उस सजी हुई लेकिन ठंडी और बेजान छत को बस लगातार घूरता ही रहा और धीरे से आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिनों तक मैं ठीक होने के लिए अपने कमरे में ही पड़ा रहा और उस भयंकर दर्द से लगातार पूरी ताकत से लड़ता रहा। मैंने धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू किया। मैंने उन सारी चीजों को भी अलग कर लिया जो शेन बुयू ने मुझे दी थी। वो लड़की मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मैंने देखा कि वो पैसा लुटाने में एकदम उस्ताद है। इन सारी चीजों की कुल कीमत लगभग 100 मिलियन के आसपास तो होगी ही। पहले तो मैं इन्हें सीधा कचरे में फेंकने वाला था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार आया, इसलिए मैंने उस महंगे क्लब के मालिक को कॉल लगाया जहां मैं अक्सर जाता हूं। मैंने सुना था कि वहां चैरिटी नीलामी होने वाली है, तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास भी नीलामी के लिए बहुत सारा सामान पड़ा है। सामने वाले ने फौरन जवाब दिया और बोला कि आज रात को ही एक इवेंट है और मुझे वहां जल्दी आ जाना चाहिए। शाम को मैं वो बड़े बक्से लेकर सीधा उस क्लब में पहुंच गया। नीलामी के मैनेजर को वो सारी चीजें सौंपने के बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। किस्मत देखो, वही मेरी मुलाकात शेन बुयू और फांग जुन से हो गई जो साथ अंदर आ रहे थे। शेन बुयू पूरी तरह से फांग जुन के एकदम चिपक कर उसके साथ चल रही थी। जब फांग जुन ने मुझे वहां देखा तो उसकी आंखों में घमंड और मुझे भड़काने वाली एक अजीब सी चमक आ गई, जिसे देखकर मैंने एकदम गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। लेकिन मैंने तुरंत खुद को शांत किया। मुझे आज बहुत जरूरी काम निपटाने थे। इन फालतू लूजर लोगों पर अपना कीमती वक्त और जज्बात बर्बाद करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं अभी अपनी जगह पर ठीक से बैठा ही था कि अचानक सारी बत्तियां मध्यम हो गईं। तभी होस्ट खुशी से झूमता हुआ स्टेज पर आया और उसने बड़े ही उत्साह के साथ ये घोषणा कर दी कि नीलामी शुरू होने से पहले 3 मिनट का चूमने वाला खेल होगा, जिसमें वहां मौजूद सभी जोड़ों को इस पल का पूरा मजा लेने के लिए बुलाया गया। उस कम रोशनी वाली जगह पर स्पॉटलाइट अचानक इधर उधर घूमने लगी और एक दूसरे की बाहों में लिपटे और चूमते हुए बहुत सारे लड़के और लड़कियों के जोड़ों पर पड़ने लगी। तभी मेरी नजर थोड़ी ही दूर पर गई, जहां शेन बुयू हंसते हुए अपने दोनों हाथ फांग जुन की गर्दन में डाले हुए थे